हेलो 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 हेलो। अभी आवाज़ ठीक आ रही है भैया मेरी? बताएंगे आप लोग एक बार। हेलो। अभी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ गई होगी। मैं बताना जा रहा था आपको कि बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, तो जैसे ही अंग्रेजों का ये जो शासन शुरू हुआ तो इन्होंने सबसे पहले किसको अपने कंट्रोल में लिया था? बंगाल को। तो बंगाल में इनका जो अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसको गवर्नर कहा इन लोगों ने। जैसे कि हम आज बोलते हैं स्टेट के लिए राज्यपाल है, ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का अपने क्षेत्र में क्या था? एक गवर्नर था। यही गवर्नर जब इसकी अंग्रेजों का क्षेत्र, जैसे बंगाल के बाद में ये लोग बिहार, उड़ीसा, है ना, आपका बंगाल बिहार उड़ीसा तक फैल जाएंगे जब लोग ये इलाहाबाद की संधियाँ कर लेंगे। मैंने आपको बताया था बक्सर के युद्ध के बाद में इनकी ताकत बढ़ जाएगी, यही लोग फिर गवर्नर जनरल बन जाएंगे। यही फिर पूरे भारत पर भी पहुंचेंगे धीरे धीरे। तो हमको वो सारा स्ट्रक्चर समझना है। तो क्या है? सबसे पहले एक छोटी सी चीज जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव। यही वो व्यक्ति है जिसने भारत पर अंग्रेजी शासन को 200 वर्षों के लिए थोप दिया था। और इसको हीरो बोलते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हीरो था, इसको बोलते हैं वहाँ क्लाइव ऑफ इंडिया। बहुत मूर्तियां हैं इसकी, बहुत चौक है वहाँ इंग्लैंड में। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। 2 बार बनेगा आपका, 1757 से 60 तक रहेगा, 1757 से 60 तक, और एक बार रहेगा 1700 आपका, सॉरी 1765 से फिर 67 तक रहेगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद करें, फिर याद रखें। बंगाल का जो पहला गवर्नर था उसको बना दिया जाएगा बंगाल का, बाद में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। यानी शक्तियां बढ़ जाएंगी जब इसके पास, जब बंगाल के अधीन बिहार और उड़ीसा आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हेस्टिंग्स है। कौन है? हेस्टिंग्स। और किससे बनेगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनेगा। इंपॉर्टेंट बात है। रेगुलेटिंग एक्ट शायद आप पढ़ चुके होंगे पॉलिटिक क्लास में, या नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे आप उसको, पढ़ा देंगे सर। तो क्या बोला? 1773 में आएगा एक रेगुलेटिंग एक्ट। उससे क्या किया जाएगा? जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना पहला? वो बना आपका हेस्टिंग्स। और बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, यानी पद बड़ा हो गया। यही बंगाल का गवर्नर जनरल फिर बनेगा भारत का गवर्नर जनरल। क्या पद हो जाएगा? अंग्रेजों की शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी। भारत का पहला गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? बेंटिक। क्या बोलोगे? भारत का पहला गवर्नर जनरल बनेगा बेंटिक। और बेंटिक कब बनेगा? 1833 के भारत शासन अधिनियम से। 1833 का अधिनियम आएगा जिसमें कहा जाएगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। चलता रहेगा यही गवर्नर जनरल, लेकिन फिर आएगा भारत का वायसराय। भारत का पहला वायसराय। 1857 में क्रांति हुई, आप सभी जानते हैं। तो क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या होगा? 1858 के अधिनियम में क्या होता है कि जो ब्रिटिश क्राउन है, अगर मैं बात करता हूं तो ब्रिटिश क्राउन क्या बोलता है कि भाई अब तुम्हारे बस की ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से वो लोग शासन लेकर के सीधे ताज का शासन कहते हैं हम उसको, ताज का शासन शुरू होता है ना, ब्रिटिश क्राउन अपने अधीन ले लेता है। तो उसके लिए महारानी 1858 में अधिनियम निकलवाती है एक, 1858 का अधिनियम बोलते हैं। और बोलते हैं भारत में गवर्नर जनरल नहीं होगा कोई भी, भारत का पहला वायसराय होगा। वो जो पहला वायसराय बनाया गया वो बनाया गया कैनिंग को। किसको बनाया गया? कैनिंग को। यह बनाया जाएगा 1858 के अधिनियम से। 1857 क्रांति के बाद आया था, क्योंकि इन्हें पता चल गया था भाई भारतीय अब बहुत ज़्यादा अनिष्ट हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं,
ईस्ट इंडिया कंपनी की विफलता उन्होंने माना कि भाई तुमने रोका क्यों नहीं इनको इकट्ठे होते हुए को, 1858 के अधिनियम से। तो वायसराय ही चलता रहेगा और फिर होगा भारत स्वतंत्र, और स्वतंत्र भारत होगा तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा? ये 5वीं क्लास वाले क्वेश्चन हैं सारे, आज भी पूछे जाते हैं। पहला गवर्नर जनरल बनेगा माउंटबेटन। इसी की बेटी होगी एडविना, जिसके चक्कर में नेहरू जी लग जाएंगे, और एडविना को इसीलिए भेजा गया कि नेहरू जी से वो सारी बातें मनवा सकें। और वही भारत की आज़ादी के टाइम पर नेहरू जी ने काफ़ी चीज़ें की जो अंग्रेज चाहते थे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। और बाद में स्वतंत्र भारत का माउंटबेटन भी चले जाएंगे। माउंटबेटन के जाने के बाद में स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनेगा? भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनेगा? सी राजगोपालाचारी, गांधी जी के समधी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये सब पहली बात तो हमें जानना है, स्ट्रक्चर है, यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। कैसे याद करते हैं? रॉबर्ट है विलियम बेंटिक है, ये क्या नाम था इसका? विलियम बेंटिक। की से कैनिंग, मो से माउंटबेटन, और सी से राजगोपालाचारी। बोलो एक बार, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। एक दो बार बोलेंगे, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो रॉबर्ट से मतलब क्या? आप अपनी आंखें बंद कर लेना। क्या बोला था मैंने? बोलो, ऐसे ऐसे बताया था। सबसे पहले तो भैया बंगाल का था, बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। शुरुआत में जब अंग्रेजी शासन शुरू हुआ तो बंगाल में सिर्फ गवर्नर था, लेकिन बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। किससे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और हेस्टिंग को यह पद दे दिया। ठीक है। इसके बाद में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया, और कौन व्यक्ति चुना जाता है? 1833 के अधिनियम से बेंटिक को। बाद में जो भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के बाद में, गवर्नर जनरल पद को खत्म कर दिया गया, एक नया पद बनाया गया वायसराय। और वायसराय किसको बनाया गया? कैनिंग को। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? ये आपका वायसराय पद चलता रहा, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय का पूछे जाते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो वो माउंटबेटन है। ओके। और साथ में बात करेंगे पाकिस्तान का भी था, ऐसे जैसे पाकिस्तान का था जिन्ना, ऐसे ही इंडिया में था शासन को देखने के लिए कौन उस समय? बेटन। लेकिन इंडियन कौन बने? इंडियन बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ओके, कोई दिक्कत इतनी बात में बताएंगे? यहां तक की बात में कोई परेशानी किसी भी दोस्त को? थम्स अप करके बताना, तो ये पढ़ सकते हैं आप लोग आसानी से कैसे कैसे क्रम रहा, कौन कौन कब बना है। 1773, 1833, 1858, ये 3 वर्ष याद रखने हैं। कौन कौन बदले गए हैं? 1773 में हेस्टिंग, 1833 में आपका बेंटिक, और 1858 में कैनिंग। इनको याद रखना। शुरू करेंगे भैया शुरू से। तो पहला हम शुरू करेंगे बंगाल के गवर्नर से। क्या इनके समय पर हुआ, पूछा जाता है भैया। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? पूछ लेगा कोई भी घटना दे करके। इस समय जैसे दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में जो वायसराय था वो कौन था? कौन था? लेलिथगो। ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है आप लोगों से, सीधे सीधे पूछेगा। गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मैंने क्या बोला? क्षेत्र बढ़ा तो पद के नाम है, ये पद के नाम है ना, कंट्रोलिंग पावर्स थी। ये ऐसे समझो जैसे कि अगर हम चाहें हम बदल करके सब इंस्पेक्टर को प्रमोट करके इंस्पेक्टर कर दे, ऐसे ही गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गया ना। चलो बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। चलो
शुरू करेंगे भैया। तो बंगाल के गवर्नर कौन है पहले, अब सब लोग आंसर कर दो मुझे फटाफट से। अभी मैंने बताया बंगाल में पहला गवर्नर कौन हुआ, ये हुआ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार के लिए है भैया। कब, पहली बार तो 1757 में नियुक्ति हुई इसकी 60 तक के लिए, बीच में चला जाएगा ब्रिटेन और वापस आकर के दोबारा बनेगा 1765 में। तो कितने कार्यकाल के लिए रहा, 2 कार्यकाल के लिए। तो बीच में भी कोई रहा होगा 60 से 65 तक, वो भी बताएंगे। बच्चे सिर्फ पोस्ट नेम है, इन्होंने अधिनियम बदल करके पद के नाम बदल दिए। मैं बताता रहूंगा आपको पद के नाम बदले क्यों बदले, और जब आप पॉलिटी में एक्ट पढ़ोगे तो समझोगे इस बात को अच्छे से, है ना। चलो कोई दिक्कत, डॉग लगा लेना, डॉग लगाने की जरूरत नहीं है यार, तुम तो डॉग डॉग लगा दो इसके नाम के आगे, ऐसी आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, कॉपी किताबों में नहीं। तो ये कुत्ता ये ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि भारत में लाखों मौतों का जिम्मेदार जो है, प्लासी से लेकर के बक्सर का सूत्रधार जो है, भारत को गुलाम बनाने का, भारत को लुटवाने का, अगले 200 सालों तक भारत को गुलाम बनाने का जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है क्लाइव। बहुत चालाक व्यक्तित्व, बहुत धूर्त व्यक्ति था ये, कह सकते हैं हम ये कुत्ता बड़ा चालाक था, है ना। तो इसको बोलते हैं हम अंग्रेजी शासन का जन्मदाता। क्या, भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कौन है, अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कौन है, कौन है भैया, क्लाइव है। ठीक है, क्लाइव की बात करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आप सभी जानते हो, पढ़ चुके हो। ऐसे क्वेश्चन बनेगा बच्चे, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। बताओ अब फटाफट से किस किस के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ, किसके समय पर बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। अगर मैं द्वैध शासन की बात करता हूं तो द्वैध शासन लागू हुआ था बंगाल में अगस्त 1765 में। क्या है द्वैध शासन, ये समझो। देखो, इस समय आप सभी जानते हो कि जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को जानते हो। बताना कितना कार्यकाल था शाह आलम द्वितीय का। तो आप कहोगे भैया जी 1760 से लेकर के 1806, तीसरा सबसे लंबा शासनकाल इसी का था। तो अंग्रेजों ने इससे दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए। कब, इलाहाबाद की संधियां कब हुई थी, इलाहाबाद की 2 संधियां मैंने आपको पढ़ाई थी अगर आपको याद हो। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, एक किससे हुई थी, एक तो हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम से ही, और एक अवध के नवाब सजाउद्दौला से। मीर कासिम भाग गया था, है ना। तो क्या बोले, इलाहाबाद की 2 संधियां जो हुई, तो इलाहाबाद की संधियों के बाद में क्या होता है कि बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन क्या है, द्वैध मतलब डुएल, डायआर्की। 2 तरह के शासन से क्या मतलब है कि 2 शक्तियां आ गई, 2 शक्तियां आ गई। 2 शक्तियां कैसे जी, देखो, जो प्रशासनिक शक्ति थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां थी, प्रशासनिक शक्ति, सॉरी, जो प्रशासनिक शक्ति थी, मतलब कुर्सी पर तो था कौन, नवाब। इन्होंने बोला कि बंगाल का नवाब एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, प्रशासनिक शक्तियां उसके पास रहेंगी, लेकिन भैया जो पैसे वसूलने की बात आई, राजस्व वसूली की बात आई, जो टैक्स इकट्ठा करेगा, तो राजस्व वसूली का ये अधिकार शाह आलम द्वितीय से किसने प्राप्त कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्योंकि ये बहुत मजबूत हो चुके थे, आपका बक्सर वॉर को ये जीत चुके, प्लासी इससे पहले ये जीत चुके, तो इनके सामने कोई अब था ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद की संधियों में, इलाहाबाद की संधियों में इनको बंगाल
बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। उड़ीसा की दीवानी। दीवानी से क्या मतलब होता है भैया जी? दीवानी से मतलब है मालगुजारी इकट्ठा करने का अधिकार। मालगुजारी मतलब टैक्स, टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार। भैया मैंने टेस्ट की कंप्लेंट कर दी है, टेस्ट में एक दो क्वेश्चन गलत आते हैं मोनिका जी, मैंने आज सुबह ही कंप्लेंट की है वर्किंग स्टाफ में ही। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, ठीक है, इलाहाबाद की संधियों के द्वारा। तो राजस्व वसूली का अधिकार किसके पास आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। और ये द्वैध शासन मतलब दो तरह का शासन, दो शक्तियां हैं। पैसा इकट्ठा करने वाली, टैक्स इकट्ठा करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन कुर्सी पर कौन है? नवाब। तो दो तरह की शक्तियां। बात समझ में आई है द्वैध शासन का क्या मतलब होता है? लेकिन यही एक फैक्ट बनता है, द्वैध शासन का जनक कौन है? पूरी दुनिया में द्वैध शासन का जनक किसको बोलते हैं हम? मतलब जिसने ये थ्योरी दी थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि शक्ति कुर्सी पर तो कोई और है लेकिन कंट्रोलिंग कोई और कर रहा है। द्वैध शासन का जनक माना जाता है लियोनस कार्टियर को। लियोनस, क्या बोलोगे? लियोनस कार्टियस को। और इसने एक बुक लिखी थी जिस बुक में इसने सिद्धांत को लिखा। इसकी बुक का नाम है, क्या बोला मैंने? द्वैध शासन को बोलते हैं डायरकी। तो कौन सी बुक है? डायर की पुस्तक के लेखक कौन है? लियोनस कार्टियस। और लियोनस कार्टियस ने ही ये द्वैध शासन का सिद्धांत दिया है। बंगाल में द्वैध शासन लगा 1765 में, और ये द्वैध शासन हेस्टिंग्स के टाइम पे खत्म हो जाएगा। यानी कि इस द्वैध शासन की वजह से बहुत सारी गड़बड़ियां देश में होंगी, भ्रष्टाचार फैल जाएगा, भ्रष्टाचार फैल जाएगा, व्यापारियों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो इसके चलते हुए इसको 1700 सॉरी क्या बोल दिया, 1765 से 72, जिसके चलते हुए 1772 में इसको खत्म कर दिया जाएगा। ओके। अरे बाबा नहीं लगेगा, ठीक है। देखो एक बच्चा कह रहा जी प्रशासनिक में ऊपर वाली लाइन लगेगी। बेटा मैं ऐसे टाइम लगा लगा तो बहुत गलतियां हो जाएंगी, मतलब गलतियां का मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैंने जब आपको सिखा देता हूँ तो आप ध्यान दे दिया करो थोड़ा सा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, गवर्नर जनरल पद जब खत्म हो गया 1858 में, तो फिर कहां से आएगा? जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो गवर्नर जनरल पद को ये लोग लेकर के आएंगे। धीरे थोड़ा इंतजार करेंगे, सब सीखोगे, सब जान जाओगे, एक एक बात जान जाओगे, है ना, क्रम से। अभी मैंने जस्ट आपको कुछ चीजें बताई और शुरू किया है हमने। तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल में क्या बोला मैंने? द्वैध शासन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब राजस्व वसूली का अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और देखना यहां ध्यान से, दीवानी अधिकार यानी जो पैसे टैक्स वसूलने के जो अधिकार थे, दीवानी अधिकार दो भारतीयों को दिए गए। कौन बताएगा दो भारतीय कौन है? दीवानी अधिकार दो भारतीयों को दिए गए, जो अपॉइंट किए गए। कहां कहां? बंगाल और बिहार में। कहां अपॉइंट किए जाते हैं? एक को बंगाल में नियुक्ति दी गई, इसको बंगाल के रेवेन्यू को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई। कौन है बंगाल में? मोहम्मद रजा खान। और बिहार में, बिहार में वो कौन व्यक्ति था जिसको इन्होंने दीवानी अधिकार दिया? अंग्रेजों के लिए जो लोग काम कर रहे थे, ये था राजा शिवा राय। क्या बोलोगे? राजा शिवा राय। ठीक है भैया। और यहां याद रख लेना, जो दीवानी कार्यालय बनाए गए, जो हेडक्वार्टर्स बनाए गए इन टैक्सों को इकट्ठा करने के लिए जमींदारों से, दीवानी कार्यालय दो थे। पहला था मुर्शिदाबाद में। अच्छा कौन बताएगा आज मुर्शिदाबाद कौन से देश में पड़ता है? मुर्शिदाबाद में। और दूसरा बनाया गया था भैया जी पटना में। ओके।
यहां तक की बात में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता है। और प्लासी की लड़ाई इसके समय, बक्सर इसके टाइम में नहीं हुआ है। देखो बक्सर कब हुआ था, 1764 में। तो क्या 1764 में ये है? नहीं, 1757 से 60 तक है। और फिर 5 सालों का गैप है। इन 5 सालों में और कोई लोग आएंगे। इतनी बात में कोई परेशानी भैया होनी तो नहीं चाहिए। सारी बातें आप समझ पाए होंगे क्या हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने दीवानी अधिकार 2 भारतीयों को सौंपे, एक बंगाल में मोहम्मद रजा खान को और बिहार में राजा सिताब राय को। ठीक है, चलो। बंगाल का वह गवर्नर कौन सा था जिसने ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर ली थी? ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर ली थी किसने? क्लाइव ने। बहुत पैसा लेकर के गया, भ्रष्ट, एकदम भ्रष्ट अधिकारी था। ढेर पैसा लेकर के ब्रिटेन पहुंचा और वहां की संसद में खुद भी शामिल हुआ और अपने नजदीकी लोगों को भी वहां की संसद में अपनी अप्रोच के चलते हुए, कंपनी में महारानी से अच्छे संबंध थे, बहुत पैसा भेजा इसने भारत से लूट करके। तो इसका इन्फ्लुएंस था उस टाइम पर। लेकिन कहते हैं कि जब ये संसद में जाता था, वहां की पता लोग, जो ईमानदार लोग थे वहां संसद में, विपक्ष के लोग हैं, वो इस पर ताना मारते थे। और उन्हीं तानों के चलते हुए कि भाई ये भ्रष्ट अधिकारी है, उन्हीं तानों के चलते हुए इसने खुद को एक छोटे से चाकू से गर्दन काट ली थी अपनी, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बंगाल में नहीं बच्चे, बांग्लादेश में है आज। बांग्लादेश में नहीं चला गया वो, बांग्लादेश आज़ाद नहीं हो गया 1971 में। आज का पूछ रहा हूँ आपसे। बहुत बढ़िया हिमांशु मिश्रा जी। मोहम्मद जावेद नहीं बच्चे, मोहम्मद जावेद नहीं दोस्त, बांग्लादेश में। चलो, तो ब्रिटेन जाकर के आत्महत्या कर लेता है। चलो भाई आगे पढ़ेंगे। तो कब ये, इसका कार्यकाल कब से कब तक? अब बिगड़ देखे मुझे बता दो एक बार कार्यकाल कितना, ईमानदारी से। तो 1757 से 60। और फिर कब आया था? फिर आया था 65 में। दूसरा बंगाल में कौन बना? हॉलवेल। सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो जरूरी बात बताऊंगा आपको, जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊं वो याद रख लेनी है। ये बना था 1760 में। याद है इसी के समय हुई थी ब्लैक होल घटना। समय पर नहीं हुई, मतलब सॉरी मैं गलत बोल गया, इसके समय पर घटना नहीं हुई। जो ब्लैक होल घटना थी, ब्लैक होल घटना में मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति जिंदा बच गया था, हॉलवेल। और जो हॉलवेल जिंदा बच गया था, उसी हॉलवेल ने क्या बुक लिखी? अपनी पुस्तक में बताता है कैसे उस काल कोठरी में रहे 146 लोगों में से 23 लोग जिंदा बचे। ब्लैक होल घटना किसके समय पर हुई थी? सिराजुद्दौला के समय पर। 20 जून 1756 लिखवाया था ना। ब्लैक होल घटना का अपनी किताब में वर्णन किया, क्योंकि खुद भी ये था वहां। अपनी किताब में बताया कि भैया मैं ही था, बच गया, सिराजुद्दौला मार देता। अब बात आती है, नेक्स्ट कौन है आपका? थर्ड वन इज वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट ये 1760 से 65 तक, जो बीच वाला गैप है उसमें कौन कौन रहे? देखो 65 से तो 67 तक फिर कौन आया था आपका? क्लाइव। बीच वाले गैप में कौन है 5 साल में? हॉलवेल और वेंसीटार्ट। अब मुझे बताओ, बक्सर का युद्ध किसके समय पर हुआ होगा? ठीक है, शक्ति सिंह मैं बोल दूंगा भैया, मैं भाटी सर से आपकी बात जरूर पहुंचाऊंगा कि आपने कुछ प्रस्ताव रखा है। देख चुका हूं मैं आपने क्या बोला है। वेंसीटार्ट, रजनीश फोटो ले लेना एक भैया का। वेंसीटार्ट 1760 से 65 तक, और इसी के समय हुआ है बक्सर युद्ध। हम कई बार भूल करके आंसर लगा देते हैं, क्या? क्लाइव। तो गवर्नर बंगाल का था आपका कौन? वेंसीटार्ट, बक्सर युद्ध के समय पर। ठीक है, ये बात याद रख लेनी है। फिर क्या है, बाकी मत पढ़ो कुछ भी। जैसे कि एक कार्टियर था, 65 से मैंने बताया 67 तक कौन आ गया? फिर से क्लाइव आ गया था, 65 से 67 तक। ऐसी एक कार्टियर याद रख लेना है आपको, 1769 से 72 तक। क्यों? क्योंकि बंगाल का कौन सा गवर्नर था जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था? बंगाल में भीषण अकाल, दुर्भिक्ष बोलते हैं। दुर्भिक्ष किसको बोलते हैं? अकाल को।
बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ा था? 1770 में। और इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कार्टियर। कौन था भैया? कार्टियर था। हेस्टिग्स, वॉरेन हेस्टिग्स। क्या नाम है इसका? पूरा नाम ही लिख लो। वॉरेन हेस्टिग्स। 1772 से, कब से बोलोगे? 1772 से 73 तक। 1772 से 73 तक बंगाल का गवर्नर रहा। मैंने आपको भी एक बात बताई थी, 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत सारे बदलाव किए गए भारत के प्रशासन में। तो वॉरेन हेस्टिग्स को यहां क्या कर दिया गया? इसको बना दिया गया अंतिम गवर्नर बनाए हैं ये। क्या बोलोगे? अंतिम गवर्नर। क्योंकि 1773 में क्या आ गया? रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर है वो क्या बन जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। और बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया भैया? खुद हेस्टिंग्स को ही बनाया गया। यानी हेस्टिंग्स जो है वो पहले तो बंगाल का गवर्नर है। कितने दिन तक रहा बंगाल का गवर्नर? 1 साल तक। और अपने ही पद पर प्रमोट हो जाएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा जाएगा? तो यहां से देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया। बंगाल का बंगाल का सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल होगा। और जो बिहार और उड़ीसा के थे वो किसके अधीन कर दिए गए? वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। बिहार का भी गवर्नर, उड़ीसा का भी गवर्नर किसके अधीन कर दिए जाते हैं? वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए जाते हैं। तो बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल होगा। तो गवर्नर जनरल कौन बना? तो पहला गवर्नर जनरल बनता है हेस्टिंग्स। कौन बना? हेस्टिंग्स, जो 1 साल सेवा दे चुका है डॉग के रूप में बंगाल का गवर्नर बन के। 1773 से लेकर के 1785। कुल मिलाकर के ये भी बोलते हैं बहुत से लोग हेस्टिंग का कार्यकाल कितना था। देखना मेरी बात को समझना ध्यान से। आपसे पूछेगा हेस्टिंग्स का कार्यकाल कितना था, तो वो ना तो गवर्नर पूछ रहा है आपसे ना गवर्नर जनरल पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टोटल कार्यकाल कितना है। तो टोटल कार्यकाल आप बोलोगे भैया जी 1772 से शुरू होकर 85 तक है। जिस कार्यकाल में 1 साल तो वो रहा है बंगाल का गवर्नर, और बाकी के साल क्या रहा है? वो गवर्नर जनरल बन गया। क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया। क्या होता है? इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी होंगी? 1774 में कलकत्ता कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्या होगी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा हुई थी? हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से थी भैया। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हेस्टिंग्स का दोस्त ही था, इसी के द्वारा बनवाया भी गया मुख्य न्यायाधीश एलिजहा एम्पे। एलिजहा एम्पे
और 3 थे अन्य न्यायाधीश। 3 अन्य कौन कौन बनाए गए भैया? चैम्बर्स, लिमेस्टर्स, हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड। बोलते रहो बच्चे, एक बार लिख के जो ना आप लोग ये बोल दिया करो। मुख्य न्यायाधीश 1776 से 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में स्थापना कौन बनाया गया? मुख्य बनाया गया एलिजा इम्पे को। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन कौन बनाए गए? बोलो एक बार। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, दे देगा कि जब कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उस समय निम्नलिखित में से कौन अन्य न्यायाधीश नहीं था? चारों के नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है अन्य न्यायाधीश ये 3 है, उसमें एलिजा हिम्पे का नाम काउंट मत कर लेना। ओके। मनीष सिरोही जी, बोलूंगा भैया जरूर, आपकी बात भी पहुंचाऊंगा मैं भाटी सर तक जरूर। चलो इधर आएंगे। बहुत बढ़िया, मैं जरूर सिरोही जी जरूर पहुंचाऊंगा, कोई दिक्कत इतनी बात में भैया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है, किस एक्ट के द्वारा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में जब स्थापना हुई तो ऐसे प्रश्न पूछेगा कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल, तो आपको कहना है भैया हेस्टिंग्स था। कौन था? हेस्टिंग्स था। बंगाल में द्वैध शासन खत्म, अनियमितताओं के चलते हुए, भ्रष्टाचार के चलते हुए द्वैध शासन क्या हो गया? बंगाल में द्वैध शासन खत्म। किसके समय पर खत्म हुआ? लागू तो हुआ था देखो किसके? क्लाइव के समय पर, और खत्म हो गया हेस्टिंग्स के समय पर। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा कदम था भैया, बहुत शानदार। क्योंकि ये लोग जान चुके थे कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे जो उपवेद हैं, उनमें भरपूर ज्ञान छुपा हुआ है। हमारे महाभारत, रामायण, भगवत गीता में एक असीम ज्ञान छुपा हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे आपके, जो संस्थापक था इसका, ये था विलियम जोन्स, विद्वान व्यक्ति। इसने सोचा कि ये जो ज्ञान है भारतीयों का, ये ज्ञान हम अपने देश तक कैसे पहुंचाएं, हमारे लोग कैसे इसको ग्रहण करें। सीधी सी बात थी कि ट्रांसलेट होना जरूरी था इंग्लिश में। तो इसने एशियाटिक सोसाइटी को इसलिए स्थापित किया कि हमारे ग्रंथों को ये लोग ट्रांसलेट कर सके। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके समय पर हुई? वो आपका हेस्टिंग्स के समय पर हुई। किसने की? विलियम जोन्स ने की। किसने की भैया? विलियम जोन्स ने की। याद रख लेना, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं बोल सकते, महाविद्यालय बोले तो ज्यादा ठीक है। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके समय पर हुई? हेस्टिंग्स के समय पर हुई। और ये किसने की थी? जोनाथन डंकन ने 1782 में। तो क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई, और यही है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे विलियम पिट द यंगर, तो उन्हीं के द्वारा, वही निर्माता थे इसके। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल में द्वैध शासन लगा था,
और द्वैध शासन लगा तो दो तरह की कंट्रोलिंग पावर्स हो गई। इसी तरह 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन की शुरुआत। ये आप पढ़ेंगे भैया पॉलिटी में। जिसके तहत क्या किया गया था, दो तरह के निकाय बना लिए गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे आपके व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे आपके राजनीतिक मामलों के लिए, पॉलिटिकल जो मैटर्स थे उनको सॉल्व करने के लिए। तो कंपनी में भी दो दो तरह की टर्मिनोलॉजी आ गई आपकी, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ओके, इसको बोलते दो तरह का शासन आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, इतना नोट कर लोगे पहले, तब आगे बढ़ेंगे। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत, जिसके तहत क्या बनाए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे थे, ये व्यापारिक मामलों पर अपना डिसीजन लेते थे, बैठ के करते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का क्या काम था भैया, राजनीतिक मामलों के लिए। ये सारी बातें आप इनके पढ़ेंगे कि 24 और 6 सदस्य थे इसमें, 24 सदस्य और 6 सदस्य। बहुत बढ़िया। आशीष कुमार जी टेक्निकल टीम से बात करिए, वो आपकी मदद करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत हो गई, दो तरह की चीजें हो गई, एक तो व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ठीक है भैया, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? लिख चुके होंगे सब बच्चे, तो थम्स अप करेंगे एक बार। बहुत शानदार। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बंगाल गजट 1780 आया। न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, और किसके द्वारा लाया गया था, जेम्स एगोस्टस हिक्की के द्वारा, जेम्स ए हिक्की द्वारा। और बच्चा, ये जो मेरा दोस्त पिछले 10 मिनट से मैसेज कर रहा है, बंगाल गजट किसके समय पर आया, अपनी छाती पर लिखना है इसको बच्चे, परमानेंट पेन से। परमानेंट मार्कर होता है ना एक, उस परमानेंट मार्कर से लिख लेना बेटा, ऐसा माथे पे। आगे आगे चलते हो, धैर्य जितना रखोगे ना जीवन में उतना आगे पहुंचोगे। धैर्य से पढ़ना सीखो। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। बंगाल गजट 1780 आया, किसके द्वारा, जेम्स ए हिक्की के द्वारा, इसी के समय पर आया भी है। ठीक है। बर्क व्यक्ति का नाम है, जज है। बर्क ने महाभियोग लगाया था, महाभियोग हेस्टिंग्स पर लगाया। लेकिन क्या हुआ था, अपने इन्फ्लुएंस के चलते हुए ये इससे बरी हो गया था। बर्ग ने महाभियोग लगाया, और महाभियोग कब लगा था इस पे, 1788 में लगा था। 1795 में बरी, अपने इन्फ्लुएंस के चलते हुए क्या हो गया, बरी। महाभियोग क्यों लगा था, क्योंकि इसके ऊपर एक था, एक नंद कुमार नामक व्यक्ति था, जिस पर इन्होंने झूठा, जब उसने आवाजें उठाई इन खिलाफ, तो नंद कुमार नामक ब्राह्मण को क्या कर दिया था इन्होंने, इसका दोस्त था एलिजा इम पे, तो उसको झूठे आरोपों में इन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया था। ब्राह्मण क्या बोलोगे, ब्राह्मण नंद कुमार पर
झूठे आरोप लगाकर इम्पे एलिजा इम्पे की मदद से फांसी चढ़वाया था। तो बर्क ने महाभियोग चलाया 1788 और 1788 से 95 तक चला। ठीक है, अब मुझे एक आंसर बताना आप लोग, क्योंकि पढ़ चुके हो। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। बच्चे अगर कुछ छूट भी जाए ना तो बेस इसी को मानना। आप छूट जाए तो आपको वर्ष पता होने चाहिए, तो बाकी इसका कार्यकाल भी आपको पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो, क्या बोलोगे? बर्ग ने महाभियोग इस पर चलाया, यहां तक की बात में किसी को दिक्कत? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था आपका? 1775 याद हो तो, और 1782। आंग्ल मराठा युद्ध में हमने पढ़ा था कि भाई 1782 में एंड हो गया था। वो कौन सी संधि हुई थी? 1782 में सालाबाई की संधि से खत्म हो गया था। ठीक है, और आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हैदर अली से लड़ा था, आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें बीच मैदान में हैदर अली की मौत हो गई थी, याद है कुछ या नहीं है? कब हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? 1780 से 84। 1782 में किसकी मौत हो गई थी? हैदर अली की। और बीच में ही कौन आ गया था? टीपू सुल्तान। याद है भैया, नहीं याद है? फिर टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ी थी यहाँ। फिर तीसरा भी लड़ा था टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के लिए 1790 से 92। चौथे में टीपू सुल्तान, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में खुद टीपू सुल्तान मारा गया था। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। सभी लोगों के मैक्सिमम आंसर ठीक आ रहे हैं। बेटा डीमोटिवेट नहीं होते कभी भी, नेवर, कभी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से पढ़ें। संस्कृत कॉलेज नहीं बता रहा हूँ बच्चे, मैं आपको ध्यान से देख लो क्या बताया है मैंने। हर चीज़ में अंतर होता है, ध्यान दोगे तो समझोगे। कार्नवालिस के समय भी बनेगा, कार्नवालिस को आने तो दो पहले। नेहरू जी की सच्चाई बताओ। बताऊंगा बेटा सबकी सच्चाई, हजम नहीं कर पाओगे आप लोग। बहुत सारे बच्चे एकदम से अध्ययनशील बन जाते हैं। बताऊंगा सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है? पहले ये बेसिक चीजें पढ़ लो। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, रिवीजन की बात हो गई। किसके समय हुआ ये फिर? क्या बोलोगे जी? हेस्टिंग्स के समय हुआ था। किसके समय? हेस्टिंग्स के समय हुआ था। फिर आएगा आपका इसके बाद में जॉन मैकफरसन। जॉन मैकफरसन, और मैकफरसन कब से कब तक था? 85 से 86। 85 से 86। इसके बाद आया कार्नवालिस। कार्नवालिस जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश गाजीपुर में है। 1786 से 93 रहेगा पहले काल में, और दूसरे में 1805 में आएगा। ये दो बार आया, ये भी क्लाइव की तरह। जैसे क्लाइव बना था ना बंगाल का गवर्नर दो बार, 57 से 60 और 65 से 67। ऐसे ही कौन है कार्नवालिस भी, कितनी बार? दो बार, 1786 से 93, और एक दूसरी बार 1805 में आएगा कुछ टाइम के लिए, मतलब जुलाई से अक्टूबर तक के लिए, ऐसे 4 महीने के लिए आएगा। जुलाई से बोलो एक बार। सर जी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, सब हजम हो जाएगा। फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो बता ही देंगे, हजम कर लोगे तो। अध्ययन करना बच्चे अपना। किसी ने वो पीईटी के टाइम पे क्लास की थी मेरी, पीईटी में जब हिस्ट्री पढ़ाई थी मैंने। जो बच्चे पीईटी हिस्ट्री के होंगे वो जानते होंगे कि हमने 10 में से 10% बनाए थे दोनों शिफ्ट में। सुबह भी 10 क्वेश्चन, शाम को भी 10 क्वेश्चन। बस एक शाम की शिफ्ट का एक क्वेश्चन नहीं बना था। एक क्वेश्चन क्यों नहीं बना था?
मैक्सिमम बच्चों ने बनाया था, कुछ बच्चे इस वजह से नहीं बना पाए क्योंकि मैं डायरेक्टली बोर्ड पे नहीं लिखा उसको। तो जिन बच्चों ने रिलेट किया वो जिन्ना गांधी वाला, उन्होंने बना भी दिया था वो। तो वहाँ मैंने गांधी जी के बारे में बताया था, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताई तो लोगों ने मुझे बताया जी आप अध्यापक हैं, आपको शोभा नहीं देता ऐसे, गांधी जी एक विचारधारा है। मैंने बता दिया गांधी जी के नज़दीकी संबंध थे किसी महिला से। जब गांधी जी ने वो बात स्वीकारी है, गांधी जी ने स्वयं किसी को अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहा, और गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में खुद लिखा कि मेरी शादी टूटते टूटते बच गई, तो मैंने क्या गलत कह दिया? बताओ भाई। अंधे को अगर आप अंधा कह दोगे तो ये क्या पाप है? चलो, दरअसल में कुछ स्टूडेंट्स कुछ पार्टियों के भक्त हो गए हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम में बट गए हैं। मैं औरंगजेब की कमियां बताता हूं तो कोई बच्चा कहता है जी आप तो मुसलमानों से नफरत करते हो। फिर मुझे उस बच्चे को समझाना पड़ता है कि बच्चे, मैंने अकबर की क्यों गलतियां नहीं बताई, मैंने क्यों अकबर को ठीक कह दिया? अच्छा तो इतना अकबर ने भी कुछ नहीं कर दिया था, लेकिन मैंने उसको गलती क्यों नहीं बताई, कमियां क्यों नहीं बताई? मैं क्यों बता रहा था अकबर अच्छा है, महाराणा प्रताप जैसे अपने प्रतिद्वंदी की मौत पर वो रोता है, आंसू बहाता है? प्लीज मुझे जज ना करें, आप अपना अध्ययन करें, और अगर मुझे जज करना चाहते हो तो एक एनालिसिस बनाओ, परिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ों को स्टडी करो, क्या मैंने बोला है उसका तालमेल बनाओ, और तब एक मिक्सर में घोट के तब निकालो, तब पता चलेगा कौन से नवीन शर्मा निकले हैं टोटल ओवरव्यू से बाहर, तब समझ पाओगे। कार्नवालिस 1786 से 93 और 1805, क्या बोलोगे? सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नागरिक सेवा का जन्मदाता, नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता। नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है कार्नवालिस को। नागरिक सेवा से क्या मतलब है भैया? नागरिक सेवा से मतलब है आईएएस एंड आईपीएस परीक्षाएं। पुलिस सेवा से मतलब आईएएस और आईपीएस परीक्षाओं का जन्मदाता कौन है? किसने जन्म दिया? यही वो व्यक्ति है जिसने अधिकार पुलिस को दिए, थानों की स्थापना जो ये ऐसे हुई है, थाना इंचार्ज जैसी चीजें, सब इंस्पेक्टर जैसे पद, ये किसकी देन है? ये कार्नवालिस की देन है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सारे अधिकार जिले में एक कलेक्टर को देना, कलेक्टर के पास हमेशा से अधिकार नहीं थे जिले में, कलेक्टर को जो अधिकार सौंपे गए वो कार्नवालिस के द्वारा सौंपे गए। तो क्या बोलते हैं, नागरिक सेवा और पुलिस सेवा, इनका जन्मदाता हूं। ग्रुप ए सर्विसेज जो हैं आपकी, आईएएस बोलो आईपीएस बोले आप लोग, उस समय तो यही थी, विदेश सेवा जैसी चीज नहीं होती थी तब, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं थी। तो क्या बोलोगे, नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता ये कार्नवालिस है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, नागरिक सेवा में कलेक्टर को अधिकार दिए गए, कलेक्टर को अधिकार दे दिए, सारे सारे अधिकार किसको दिए गए? कलेक्टर को दे दिए गए, ठीक है। और दरोगा को थाना इंचार्ज इसी ने बनाया। पहले दरोगा थाना इंचार्ज नहीं हुआ करते थे, थाना इंचार्ज बनाया। थाने का स्ट्रक्चर आप सीखोगे किसी दिन, में क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोगों से, कैसे पुलिस के पद होते हैं, ठीक है, कैसे आप प्रमोट होते हैं एक कांस्टेबल से, कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या एएसआई एसआई आई एसओ एसएचओ सीओ सर्कल ऑफिसर से लेकर के, फिर हम ऐसे मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन, मौका मिलेगा जरूर, कोई पर्सन आएगा ऐसा। तो नागरिक सेवा और पुलिस सेवा के जन्मदाता हैं, दरोगा को थाना इंचार्ज किसने बनाया? ये बनाया था कार्नवालिस ने। आगे चलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त लागू किया,
ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसकी समाधि याद रख लेना कहाँ है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। और इसी के टाइम पे हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें क्या करनी पड़ गई थी, टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम 1792 में संधि करनी पड़ गई थी। और 1784 यहाँ याद है, इसमें मंगलौर की संधि हुई थी टीपू सुल्तान को, क्योंकि टीपू सुल्तान लड़ने की हालत में नहीं बचा था और ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ना नहीं चाह रही थी आगे। तो क्या बोलोगे, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया भैया, 1790 से 92। तो 1790 से 92 में कौन है, कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं, ये स्थायी बंदोबस्त क्या था। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बंगाल और बिहार में इन लोगों ने दीवानी यानी टैक्स को वसूलने के लिए इंडियंस को रखा, भारतीयों को रखा। जैसे ही वो द्वैध शासन खत्म हुआ तो भारतीयों के पास जो दीवानी वसूल करने के अधिकार थे वो भी खत्म हो गए, है ना। जैसे रजा खान मैंने बताया बंगाल में आपको, और रॉय किधर था, रॉय था बिहार में। उसके बाद में स्थायी बंदोबस्त यानी फिर कौन, फिर इन्होंने अपने हाथ में स्वयं ले लिया, किसको, जो राजस्व वसूलने की शक्ति थी। इन्होंने बोला किसी भारतीय को नहीं देंगे, हम लोग खुद अपना इकट्ठा करेंगे। तो वो खत्म कर दिया उन्होंने 1772 में, हेस्टिंग्स के टाइम पे। 1765 में लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त। इन्होंने जो ये लागू किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ, तो 1793 में लागू हुआ। पहला प्रश्न 1793 में लागू। इसमें क्या था कि जो जमींदार टैक्स को इकट्ठा कर रहे हैं वो टोटल 100 रुपये अगर लेके आएंगे तो उसमें से 90 रुपये, 90% तो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 10% रखेंगे उसमें से जमींदार। 10% कौन रखेंगे उसमें से, जमींदार सिर्फ उसका 10% रखेगा। ओके, यहां तक की बात में कोई दिक्कत, आशा करूंगा सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी भैया। एक बार रिवीजन करना एक बार रिवीजन करना, ओके, अच्छे से। और कल हम शुरू करेंगे फिर सौर से, हस्तक्षेप की नीति से, फिर बेंटिक होते हुए ऐसे ही हम बहुत, मतलब इसमें इतिहास का देखोगे आप, ये आंग्ल मैसूर युद्ध आ गया, लिखवाने की जरूरत थी नहीं थी। लेकिन आप छोटे बच्चे हो ना, छुटकू से बच्चे, तो तुम्हें नहीं लिखवाएंगे, तुम भूल जाओगे, रिकॉल नहीं करोगे। तो बच्चे ऐसे सोचना, उस समय इतिहास की ऐसी कौन सी घटनाएं थी जो इसके काल में हुई है। कभी भी आप जब इतिहास पढ़ो तो अब आपको रिलेट करना है बाकी इतिहास को। मैं कहूंगा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, तो आपको सोचना होगा कि उस समय के कार्यकाल में कौन है, क्या स्थिति थी। और जब आप कंप्लीट इतिहास पढ़ लोगे तभी आप रिलेट कर पाओगे चीजों को। यहां ये था, कारण ये थे, स्थितियां ये थी, इसने सुधार किया, इसने ये किया, इसके टाइम के दौरान ये हुआ, ये था क्या, ये सब कुछ सोचते रहे और सीखते रहे। ओके, अध्यापकों का क्या काम होता है, आपको समझाना, आपको बेस बताना कि ये बेसिक चीजें हैं, इनको पढ़ना है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। रिसर्च अगर आप करना चाहते हो इन पर तो करो बिल्कुल। स्थायी बंदोबस्त पढ़ो ना विस्तार से, स्थायी बंदोबस्त पे क्लास हो सकती है पूरी। ओके, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, अपने आप को विकसित करते रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।